हेलो फ्रेंड्स। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने एनसीईआरटी सीरीज प्रारंभ की थी, जिसमें हमने अभी तक कक्षा 6 इतिहास की पुस्तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल हमने 11 अध्याय इसके हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इन 11 अध्याय की वीडियो नहीं देखी है, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 6 के इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ये आपके आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी। हमने कक्षा 7 के अभी तक 2 चैप्टर कर चुके हैं हम कंप्लीट। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अध्याय 3 करने जा रहे हैं, दिल्ली के सुल्तान। तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो बिना देरी के हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली, उसमें हम देखेंगे दिल्ली के प्रमुख सुल्तान। दिल्ली में कौन कौन से राजवंशों का शासन रहा था, उनमें कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का पूरा प्रशासन हमारे को देखने को मिलता है, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशासन हमारे को देखने को मिलता है। वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों के को अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया था। तोमरों और चौहान के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। तो 12वीं शताब्दी के आसपास में दिल्ली पर चौहान वंश का शासन हो गया था। उससे पहले दिल्ली पर अधिकार था तोमर वंश का, जिसको हम तंवर भी कहा जाता है। इस शहर में बहुत सारी समृद्धशाली व्यापारी थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते हैं, जो काफी प्रचलन में रहे थे। तो दिल्ली में दहलीवाल नामक सिक्के किसने चलाए थे? मोहम्मद गोरी ने चलाए थे। किसने चलाए थे बेटा? मोहम्मद गोरी ने चलाए थे। उसके अलावा क्या क्या जानकारी हमारे को मिलती है कि 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल गया था। तो 13वीं शताब्दी के आसपास में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, हम कह सकते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज को हराया जाता है और भारत में मुस्लिम सत्ता या सल्तनत की स्थापना करता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी खुद तो कुछ समय तक यहाँ पर रुकता है, कुछ समय बाद वो लौट जाता है, तथा उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो सबसे पहले भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है और वहीं से एक काल चालू होता है सल्तनत। वैसे बेसिकली देखा जाए तो सल्तनत शब्द की उत्पत्ति हुई है सुल्तान। सल्तनत का अर्थ होता है सुल्तानों का काल। किसका काल? सुल्तानों का काल। इसलिए इस पूरे काल का नाम ही रखा गया है सल्तनत काल। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में दिल्ली सल्तनत का उस समय का जो 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी का जो था मैप, वो पूरा बता रखा है। इसमें आप देखिए, ये फिरोजाबाद है। ये नदी मुख्यतः यमुना नदी का पुराना मार्ग, ये वाला जो पूरा यमुना नदी जा रही है, कौन सी नदी है? यमुना। ये आप इधर देखिए, ये है तुगलकाबाद। इधर देखिए, ये जहांपनाह नगर। ये श्री फोर्ट जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। ये हौज खास नामक एक स्थान है, ये भी किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। ये कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन के नाम से, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। हालांकि इल्तुतमिश उसको पूरा करवाता है। इसके अलावा देखिए, ये हौज ए सुल्तानी। इसके अलावा देखिए, ये दिल्ली ए कुना, ये पुरानी दिल्ली भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पुरानी दिल्ली कहा जाता है। इसके अलावा ये देखिए, ये वाला जो फिरोज शाह कोटला, ये सारे के सारे उस समय के निर्मित सुल्तानों के द्वारा निर्माण किया गया था इनका। अब देखते हैं हम दिल्ली में प्रमुख राजवंश, जो हमारे को इस चैप्टर में हमारे को जानकारी मिलती है, वो देखते हैं हम कौन कौन से दिल्ली के प्रमुख राजवंश। राजवंश में देखें तो दिल्ली के आरंभ में यहाँ पर तोमरों का शासन था। किनका शासन था बेटा? तोमरों का। लगभग 12वीं शताब्दी से लेकर 1165 तक। 12वीं शताब्दी से लेकर कब तक? 1165 तक किनका शासन था? तोमरों का। उसके बाद में चौहान वंश के शासक यहाँ पर अधिकार करते हैं, जो लगभग 1165 से लेकर 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मोहम्मद गोरी हराता है और वहीं से भारत में सल्तनत काल प्रारंभ होता है। अब जितने भी ये मोहम्मद गोरी वगैरह जितने भी सुल्तान आए थे, ये सारे के सारे तुर्क थे, इसलिए इनको हम तुर्क शासक भी कहते हैं। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रारंभिक तुर्क शासक, जो 1206 से लेकर 1290 थे। इनको हम गुलाम वंश भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? गुलाम वंश भी कहा जाता है। तो प्रारंभिक तुर्क शासक कब से कब तक? 1206 से लेकर 1290। इसी को हम क्या कहते हैं? गुलाम वंश कहते हैं। उसके अलावा अगला आता है खिलजी वंश, जो कब से कब तक रहा था? 1290 से 1320। कौन सा वंश रहा था? खिलजी वंश। उसके अलावा देखिए आप तुगलक वंश, जो 1320 से लेकर 1414, और सैयद वंश 1414 से लेकर 1551 तक। और लास्ट में कौन सा है? लोधी वंश, 1551 से लेकर 1526। और 1526 में मुगल बादशाह बाबर आता है, इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराएगा और भारत में कौन सी सत्ता की स्थापना कर देगा? मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन करता है भारत में? बाबर करता है, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में है। तो ये सारे के सारे राजवंश है, आपसे पूछे जाते हैं। ये पांचों राजवंश इंपॉर्टेंट है।
पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश है, तो पांच है। कितने बेटा, पांच। ये थोड़ा सा, बस ये दो जो राजवंश आप देख रहे हैं ये पृष्ठभूमि है कि तोमर भी थे यहाँ पर। सबसे पहले तोमरों का शासन था, उसके बाद चौहान। मेन देखा जाए तो सल्तनत काल यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और कहाँ समाप्त हो रहा है, ये लोधी वंश तक। तो कितने वंश है टोटल, पांच। पहला कौन सा, गुलाम। दूसरा खिलजी। तीसरा तुगलक। चौथा सैयद। पांचवा कौन सा है, लोधी। टाइम एक दो बार आप बोलने की कोशिश करना, आराम से याद हो जाता है। जैसे 1206 से 90, तो सिंपल से याद करना, 6 से 90, 90 से 20, 20 से 14, 14 से 51 और 51 से लेकर 26 तक। और एक दो बातें हम जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। कई बार पूछा जाता है कि सल्तनत काल में जितने भी राजवंश हुए, इन राजवंशों में सबसे लंबा समय का कार्यकाल कौन से राजवंश का या किसका शासन काल था सबसे लंबा। तो आप देखिए ये पांच राजवंश हुए हैं, उनमें जो सबसे लंबा समय का जो शासन काल है वो किसका है बेटा, 1320 से लेकर 1414, ये वाला टाइम पीरियड आपको दिख रहा होगा। करीबन 94 वर्ष। कितने वर्ष है, 94 वर्ष। कौन सा वंश है, तुगलक वंश। तो सवाल आता है कि दिल्ली के सुल्तानों में या दिल्ली के जितने भी सल्तनत काल में जितने भी वंश हुए, ऐसा कौन सा राजवंश था जिसका सबसे लंबा शासन काल था, तो वो कौन सा है, तुगलक है। सबसे कम पूछे तो कौन सा करना है, खिलजी करना है बेटा। 30 साल है। कितने वर्ष है, 30। आप देख लीजिए 1320 में से अगर 1290 निकाले तो कितने वर्ष का शासन था, 30 वर्ष का। तो मिनिमम पूछे तो कौन सा करना है, खिलजी करना, और मैक्सिमम पूछे तो कौन सा करना है, तुगलक वंश करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। उसके अलावा हम देख लेते हैं एक बार हमारे इस चैप्टर में कौन कौन से सुल्तानों की जानकारी मिल रही है। तो पहला वंश आता है गुलाम वंश। कौन सा वंश आता है, गुलाम वंश। कब से कब तक, 1206 से लेकर 90 तक। शासक जो मेन मेन है जो इसमें बताएंगे एक बार हम देखते हैं। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर 1210 तक इनका शासन रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का कब से कब तक, 1206 से लेकर 1210 तक। उसके बाद में आता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। क्या नाम है बेटा, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ये 1210 से लेकर 1236 तक रहता है। अगला आता है रजिया सुल्तान, 1236 से लेकर 1240 तक। महिला थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। ये दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान थी। नाम क्या है इसका, रजिया सुल्तान। उसके अलावा कौन आता है, गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 से लेकर 1287 तक कहाँ का शासक रहा था, दिल्ली का शासक रहा था, या दिल्ली के गुलाम वंश का शासक रहा था। अब कई बार स्टूडेंट के द्वारा गलती की जाती है कि भारत में जो सत्ता का केंद्र दिल्ली किसके द्वारा बनाया गया है। तो ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं कि साहब दिल्ली जो केंद्र था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के स्थान पर, दिल्ली तो बाद में आता है, दिल्ली के स्थान पर केंद्र बनाता है लाहौर को। किसको बनाता है, लाहौर को। दिल्ली को केंद्र पहली बार बनाता है इल्तुतमिश। इसलिए हमारे कई बार सवाल आता है, हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। आपने पढ़ा होगा एक दो बार कि भारत में सल्तनत काल या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। हम तो इसमें सिंपल सा करते हैं, हम कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन पूछा जाए वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर कौन था, तो वो था इल्तुतमिश। क्या नाम था, इल्तुतमिश। उसके अलावा कई बार हमारे ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत की प्रथम महिला सुल्तान क्या नाम है उसका, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का तो कई बार टाइम पूछा जाता है, 1236 से लेकर 1240 तक किसका शासन रहा था, रजिया सुल्तान का शासन रहा था। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला कौन सा वंश आता है। नेक्स्ट आता है बेटा खिलजी वंश, 1290 से लेकर 1320। इसकी मैंने एक बात आपको बता दी थी कि सबसे मिनिमम इनका टाइम पीरियड था, लगभग 30 वर्षों तक इनका शासन रहा था। इनमें फेमस शासक हुए दो ही, दो में से ज्यादातर पूछा जाता है एक के बारे में। पहला कौन सा है, जलालुद्दीन खिलजी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं जेके, 1290 से लेकर 1296। अगला आता है अलाउद्दीन खिलजी, शॉर्ट में बोलते हैं एके, 1296 से लेकर 1316। इस चैप्टर में ज्यादातर जानकारी हमारे को अलाउद्दीन खिलजी की मिलती है। और हालांकि देखा जाए तो अभी तक हमने जितने भी शासक देखे हैं, चाहे ऊपर के शुरू के चार ले लीजिए आप, पांचवा अलाउद्दीन खिलजी ले लीजिए, उन सब में सबसे ज्यादा अगर योग्य शासक था तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। जिसने सबसे ज्यादा सुधार कार्य करवाए हैं वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश में कितने पढ़े हमने, दो। पहले का नाम क्या था, जेके। दूसरे का नाम क्या है, एके। जेके का टाइम पीरियड बेटा 1290 से लेकर 96, और अलाउद्दीन का क्या था, 96 से लेकर 1316 तक किसका शासन था, अलाउद्दीन खिलजी का। अगला देखते हैं हम तुगलक वंश, 1320 से लेकर 1414। इस बार शासक रहे हैं तीन। तुगलक वंश में कितने मेन तीन शासक है। पहला है गयासुद्दीन तुगलक, कब से कब तक बेटा, 1320 से लेकर 1324 तक। अगला आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम शॉर्ट में कई बार इतिहासकार या याद करने के हिसाब से हम बोलते हैं एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। 1324 से लेकर 1451, ये टाइम थोड़ा ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक का समय कितने कब से कब तक था, तो 1324 से लेकर 1351 के मध्य। अगला आता है फिरोज शाह तुगलक, जिसको बोलते हैं एफएसटी। क्या नाम बेटा, फिरोज शाह तुगलक। 1351 से लेकर 1388 तक का जो टाइम पीरियड था वो किसका था, फिरोज शाह तुगलक का था। तुगलक के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने याद किया था
कि तुगलक वंश के द्वारा सबसे लंबे समय तक लगभग 94 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला आता है बेटा सैयद वंश, 1414 से लेकर 1451। शासक का नाम है खिजर खान। क्या नाम था? खिजर खान। 1414 से लेकर 1421 तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद देखते हैं हम अंतिम वंश कौन सा है, लोधी वंश। 1451 से लेकर 1526। कौन सा वंश है बेटा? लोधी वंश। पहले पहले संस्थापक है बहलोल लोधी। क्या नाम है? बहलोल लोधी। 1451 से लेकर 1489 1489 तक शासन था किसका? बहलोल लोधी का। उसके अलावा एक शासक और आता है सिकंदर लोधी, जिसने आगरा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आगरा की स्थापना की थी। कब से कब तक? 1489 से लेकर 1517 तक किसका शासन रहा था? सिकंदर लोधी का। और जो अंतिम दिल्ली का शासक था जिसका नाम है इब्राहिम लोधी। क्या नाम है? इब्राहिम लोधी। 1517 से लेकर 1526 तक दिल्ली का अंतिम शासक कौन रहा था? इब्राहिम लोधी। और इसी समय 1526 में बाबर द्वारा पानीपत के युद्ध में हत्या कर दी जाती है। किसकी? इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी से एक फैक्ट जो हमारे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो सिंपल सा ध्यान रखना। दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे, उन सुल्तानों में युद्ध भूमि में अगर किसी शासक की मृत्यु हुई, किसी सुल्तान की मृत्यु हुई, तो वो था इब्राहिम लोदी। इतने सभी शासकों में अगर युद्ध भूमि में किसी की मृत्यु हुई तो वो कौन था? इब्राहिम लोदी। ये आपके टोटल कितने राजवंश है बेटा? 5 राजवंश है। आराम से एक दो बार आप लिखना, आराम से आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे को क्या जानकारी मिलती है। तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे हमारे को प्राप्त होती है? तो जानकारी तो देखा जाए तो ज्यादातर हमारे को या तो किताबों से मिलेगी, या अभिलेखों से मिलेगी, स्थापत्य कला से मिलती है, या सिक्कों से मिलती है। तो उसी के बारे में बताया गया क्या क्या है क्या नहीं है, एक बार देखते हैं। पहला, अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचनाएं मिलती है। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, जिसको हम तारीख भी कहते हैं, जो सुल्तानों की शासनकाल में प्रशंसा की भाषा फारसी भाषा में लिखी जाती थी। तो तारीख आपने सुना होगा, खूब सारी हमें पुस्तकें मिलती हैं। आप देखना फारसी भाषा में खूब सारी पुस्तकें मिलती है। तारीख एलाई, जिसको हम कहते हैं तारीख एलाई, त्वारीख एलाई। तो ये जितने भी पुस्तकें थे, जितने भी इतिहासकार थे, वो ग्रंथ लिखते थे इनके समय, ये किताबें लिखते थे, वो किस नाम से लिखते थे? तारीख। तारीख जो शब्द है वो तो एक वचन है, जो त्वारीख जो शब्द है वो कौन सा है? बहुवचन है। तो सुल्तानों के द्वारा, सुल्तानों के काल में उनके दरबारी विद्वानों के द्वारा खूब सारी किताबें लिखी गई। उन किताबों में ज्यादातर नाम क्या मिलता है हमारे को? तारीख नाम मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तारीख के लेखक प्रशासक, कवि, दरबारी जैसे शिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं में वर्णन भी करते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे, और शासकों को प्रशासन संबंधित सलाह भी देते थे। तारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही वो कभी रहते होंगे। तो जैसे हमारे राजा महाराजाओं में दरबारी विद्वान होते थे, उस समय दिल्ली के सुल्तान थे, उनके दरबार में भी क्या रहते थे? दरबारी विद्वान। उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे जाते थे, उनमें एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, नाम क्या उसका? त्वारिख है। थोड़ा सा आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने के लिए लिखते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो वही थे कि दरबारी विद्वान जितने भी लोग थे, वो ज्यादातर सुल्तान की मदद करते थे, सुल्तान को सजेशन देते थे, जिसमें मेन कौन कौन सा, एक तो लिंग भेद और एक कौन सा है? जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में, वो व्यवस्था बनाने के बारे में जानकारी या सलाह देते थे। एक बार देखते हैं हम जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में क्या जानकारी मिलती है। जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा, कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में ही मिलता है। तो ये जानकारी हमारे को मिलती है। तो जन्मसिद्ध अधिकार सिंपल सा है कि जन्म के आधार पर उनको कुछ विशेष अधिकार दिया जाए। आप कह सकते हो कि अगर कोई राजा के द्वारा किसी जागीरी का कुछ सूबेदार नियुक्त किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं, देखा जाए तो राजस्थान में कहा जाता है सामंत। तो जो सामंत का पद है वो वंशानुगत कर दो, ये सजेशन देते हैं वो लोग कि भाई कुछ खास परिवार के जन्म लेने के कारण शासन करने का उन पर अधिकार उनको किससे मिलता है? विरासत से मिलता है। तो आप एक तरह से एक शब्द का यूज कर सकते हो, वंशानुगत। उसके अलावा कौन सा? लिंग भेद, स्त्रियों और पुरुषों के बीच सामाजिक व शरीर रचना संबंधित अंतर, उसको क्या कहा जाता है? लिंग भेद कहा जाता है। इस समय वही था कि सल्तनत काल में आप देख लीजिए, पुरुष समाज समाज पुरुष प्रधान समाज था। तो ज्यादातर जितने भी शासक थे वो कैसे थे? पुरुष प्रधान ही थे। नेक्स्ट देखते हैं हम। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सियासत पर बैठी। वह अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य व सक्षम थी, लेकिन फिर भी दरबारी जन एक रानी के शासन के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। तो 1236 में इस लिंग भेद के कारण पहली बार सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अगला शासक घोषित किया गया। रजिया सुल्तान करीबन 1240 तक शासक रहती है, लेकिन इनके जितने भी दरबारी विद्वान थे, जितने भी सेनापति थे, उन सेनापति के द्वारा रजिया को सुल्तान के रूप में नहीं स्वीकारा गया। उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से वो प्रसन्न नहीं थे।
सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया और 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। उस युग के एक इतिहासकार है जो रजिया के बारे में कुछ बताते हैं। मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा जो कि मर्दों की सूची में नहीं आता था, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो ये किसका स्टेटमेंट है? मिनहाज ए सिराज का। सिराज कहता है, तो कई बार हम मेंस वगैरह जब भी हम मेंस देते हैं, मेंस में कई बार पूछा जाता है रजिया सुल्तान की असफलता के कारण बताइए वो कैसी एक अच्छी शासिका नहीं रह पाई। तो उसमें आप ये कोटेशन लिख सकते हो कि मिनहाज ए सिराज के अनुसार, मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। सिराज कहता है कि रजिया की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो एक महिला थी। क्या थी? वो एक महिला थी, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था। उस समय जितने भी शासक बन रहे थे वो एक स्त्री के अंडर काम नहीं करना चाहते थे। इस कारण रजिया सुल्तान की जितनी भी शानदार खूबियां थी, लेकिन फिर भी वो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा आप रजिया सुल्तान के बारे में ध्यान रखना। कब से कब तक कार्यकाल था इनका? 1236 से लेकर 1240। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और सिराज ने कहा था कि रजिया की असफलता का मुख्य कारण क्या है? कि वो क्या है? एक स्त्री है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या जानकारी मिलती है लिंग भेद में हमें महिलाओं से संबंधित। कि उसी समय आप देखिए आधुनिक आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र पड़ता है बेटा, वारंगल। कौन सा क्षेत्र? वारंगल क्षेत्र। इस समय यहाँ पर एक राजवंश का नाम है काकतीय राजवंश। उस वंश की एक शासिका है, नाम है रुद्रमा देवी, जिनका कार्यकाल रहा है 1262 से लेकर 1289 के मध्य। इनका जो व्यवहार था वो भी रजिया के व्यवहार से बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि आंध्र प्रदेश में जो वारंगल क्षेत्र है वहां पे एक राजवंश का नाम क्या है? काकतीय वंश। और वहां की एक जो महिला रानी थी उनका नाम क्या था? रुद्रमा देवी। नेक्स्ट देखते हैं हम। इसी समय कश्मीर की हमारी कुछ जानकारी मिलती है, जो 980 से लेकर 1003 के मध्य कोई रानी रही थी, शासिका। तो कश्मीर में रानी दिद्दा, जिनको जिनका नाम हमारे को मिलता है दीदी। दीदी का अर्थ सिंपल सा हम कहते हैं बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी के लिए ये स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो रानी दिद्दा का शासन कहाँ पर था? कश्मीर में था। दिद्दा शब्द मुख्यतः कौन से शब्द से निकला है? दीदी। दीदी का अर्थ क्या होता है? बड़ी बहन होता है। तो ये दो तीन बातें ध्यान रखना। हमने एक तो रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा, एक आंध्र प्रदेश वारंगल के क्षेत्र में, और एक कौन सा? कश्मीर वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार गेरिसन शहर से साम्राज्य तक। ये गेरिसन शहर क्या होता है? थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। गेरिसन शहर किलेबंद बसाव क्षेत्र होते हैं जहां सैनिक रहते थे। तो गेरिसन शहर वो शहर होते हैं कि आप देखिए कोई भी अगर सल्तनत की स्थापना हुई थी, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो शासकों के द्वारा, सुल्तानों के द्वारा कुछ शहरों का निर्माण करवाया गया था। उन शहरों का उद्देश्य यही था कि वहां पर कौन रहेंगे? सैनिक रहेंगे। और वो शहर सारे के सारे किलेबंद होते थे, उनके मध्य सैनिक रहते थे। हालांकि आम जनता बाहर रहती थी। जैसे मान लो ये दिल्ली वाला इलाका है, यहाँ पर इनके द्वारा शहरों का निर्माण करवाया गया था। उन्हीं शहरों में एक नाम मिलता है, हम पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक फोर्ट का निर्माण किया गया था, नाम है श्री फोर्ट। क्या नाम है? श्री फोर्ट। वो कौन सा शहर है? गिरिसन शहर है। एक शब्द आता है भीतरी प्रदेश। किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे, उसको क्या कहा जाता है? भीतरी प्रदेश कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तानों का भीतरी प्रदेश पर नियंत्रण न के बराबर था और आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूट मार पर निर्भर रहना पड़ता था। तो हुआ यूं कि दिल्ली के जितने भी प्रारंभिक शासक बनते हैं वो आवश्यक सामग्री या रसद की आपूर्ति के लिए व्यापारियों पर या टैक्स पर या लूट मार पर निर्भर रहते थे। दिल्ली के सुदूर बंगाल, सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रही, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। तो जितने भी शासक बनते थे, शासन के दौरान जितने भी शासक बनते थे, उनको सबसे बड़ी दिक्कत थी पश्चिमी सीमा। आप देखना भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां से सर्वाधिक आक्रमण हुए। तो कहाँ से सर्वाधिक आक्रमण होते हैं? जो पश्चिमी क्षेत्र आप देखिए, सिंध वाला, अफगानिस्तान वाला बेल्ट है, वहां से सर्वाधिक आक्रमण होते थे। इसके लिए वहां पर इन शहरों का निर्माण करवाया गया था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए श्री फोर्ट का निर्माण करवाया गया था, वैसे इन शहरों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम। इसकी स्थापना सबसे पहले, इन शहरों की स्थापना सबसे पहले करता गयासुद्दीन बलबन। कौन करता बेटा? गयासुद्दीन बलबन। और जो इनका विस्तार है सर्वाधिक वो था एक तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में, एक इसके मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। क्यों हुआ इन दोनों के काल में ही, अलाउद्दीन के और मोहम्मद बिन तुगलक के? क्योंकि इन दोनों के काल में ही सर्वाधिक मंगोल आक्रमण होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सब सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के काल में या किस सुल्तान के काल में होते हैं? तो उसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था बेटा? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना।
इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना या गंगा जमुना के दो आप से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों और चारागाहों को उनके पर्यावसन से खदेड़ दिया गया था, खदेड़ दिया गया। उसके अलावा देखिए आप क्या जानकारी मिलती है हमारे को कि वह जमीन किसानों को दे दी गई, कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया, व्यापार मार्गों की सुरक्षा, क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर किले, गैरिसन शहर व शहरों को बनाए हुए बसाए गए थे। तो इसी समय सल्तनत काल में जब देखिए आप दिल्ली के आसपास के क्षेत्र का जब विस्तार किया जा रहा था, तो आप जो गंगा यमुना का जो दुआब क्षेत्र है, वहां पर घना जंगल था, उन जंगलों को काटा गया। वहां के जितने भी शिकारी संग्राहक थे उनको वहां निकाला गया, जितने भी चारावार थे उनको वहां से भगा दिया गया, खदेड़ा गया। और जो जितनी भी वो जमीन थी वो किसको दे दी गई थी? किसानों को। किसान वहां पर क्या करते थे? कृषि कार्यों के लिए उनको लिए प्रोत्साहन किया गया। उसके अलावा व्यापारिक मार्गों का वहां पर निर्माण किया गया और खूब सारे वहां पर किले बनाए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य अभियान में मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्रम, मदुरई, तंजौर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों को भी विजित किया था। तो कहा जाए तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में जाने का सपना देखा था। हालांकि ये दक्षिण भारत में जाता है और वहां जीतता भी है। आप देखिए हमारे एनसीईआरटी में एक मैप आपको दिख रहा होगा कि ये अलाउद्दीन खिलजी के समय का विजय अभियान है। दिल्ली, ये सत्ता का केंद्र क्या था? दिल्ली। आप देखिए 1299 में ये सबसे पहले कहां पर आक्रमण कर रहा है? गुजरात। कहां पर करता है? गुजरात। उसके अलावा आप देखिए 1303 चित्तौड़। चित्तौड़ की शासक आप जानते होंगे, हमारे राजस्थान में कई बार पूछा जाता है, चित्तौड़ की शासक किसको हराया था? रतन सिंह को 1303 में। उसके अलावा आप देखिए रणथंभौर 1301 हमीरदेव चौहान को हराता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उसके अलावा आप देखिए मांडू 1305। उसके अलावा आप देखिए ये सबसे पहले यहाँ पर कड़ा, ये वाला क्षेत्र है कड़ा। ये अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने से पहले यहाँ का सूबेदार था। कहाँ का? कड़ा का। वो सल्तनत काल में सूबेदार के लिए एक शब्द का यूज किया जाता है, इक्तेदार। क्या नाम है बेटा? इक्तेदार। तो कई बार हमारे लिए क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक्तेदार था? कड़ा का इक्तेदार था। उसके अलावा अलाउद्दीन के अभियान देखिए, एक तो 1296 में 1296 में इसने देवगिरी का अभियान किया था और देवगिरी के शासक रामचंद्र को हराया था। देवगिरी में जो वंश है उसका नाम क्या है? यादव वंश है। उसके अलावा आप देखिए ये है वारंगल, यहाँ पर भी अधिकार करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा तंजौर वाला क्षेत्र, मदुरई, पांड्या को हराता है। पांड्या में दो भाई थे, एक का नाम है सुंदर पांड्या, एक का नाम है वीर पांड्या। क्या नाम बेटा? सुंदर पांड्या और वीर पांड्या, इन दोनों को हराता है। उसके अलावा आप देखिए द्वार समुद्रम 1311 में, द्वार समुद्रम में बल्लाल देव को हराता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उसके अलावा आप देखिए वारंगल, वारंगल में एक शासक था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा ध्यान रखना, प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम बेटा? प्रताप रुद्रदेव। वो जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के द्वारा यहाँ पर अभियान किया जा रहा था, प्रताप रुद्रदेव अधीनता स्वीकार करता है अलाउद्दीन खिलजी की और गिफ्ट में एक हीरा बेचता है। उसी हीरे का नाम है कोहिनूर हीरा। क्या नाम बेटा? कोहिनूर हीरा। तो आप ध्यान रखना, कोहिनूर हीरा कहाँ से मुख्य थे? वारंगल। शासक का नाम क्या था? प्रताप रुद्रदेव। किसके लिए भेजा गया था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण की विजय उसके प्रसिद्ध सेना नायक मलिक काफूर के नेतृत्व में हुई। यह अभियान मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातुएं आदि पर कब्जा स्थापित कर लिया था। तो दक्षिण भारत के जितने भी अभियान थे उसमें अलाउद्दीन का जो मुख्य सेना नायक था उसका नाम है मलिक काफूर। हालांकि हम कहते हैं कि अलाउद्दीन की उपाधि है सेनापतियों का सेनापति। अलाउद्दीन को क्या कहा जाता है? सेनापतियों का सेनापति। अलाउद्दीन के चार स्तंभ थे, चार स्तंभ मुख्य थे उसके, चार सेनापति है। एक का नाम है अल्प खान, एक का नाम है जफर खान, एक का नाम है नुसरत, और जो लास्ट वाला जो चौथा स्तंभ उसका नाम था उलुग खान। क्या नाम है? उलुग खान। ये मुख्य थे इसके अलाउद्दीन के कितने स्तंभ है? चार स्तंभ थे। पूछे जाता कई बार एग्जाम में कि अलाउद्दीन के चार स्तंभ में कौन कौन से सेनापति थे, कौन कौन से खान थे? तो अल्प खान, जफर खान, नुसरत खान और उल्ग खान। एक बार और बोलिए आप, पहला कौन सा? अल्प, दूसरा जफर, तीसरा नुसरत और लास्ट कौन सा था? उल्ग। हालांकि मलिक काफूर दक्षिण भारत के अभियानों में नेतृत्व करता है, इसलिए अलाउद्दीन को सेनापतियों का सेनापति भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक शब्द आता है मस्जिद, ये क्या होता है थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, सजदा का अर्थ होता है घुटने या माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी, यह मस्जिद वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे भारत में कई मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों में ज्यादातर नाम मिलता है जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद होती क्या है? तो जामा मस्जिद वो मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान इकट्ठे होकर एक साथ क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। उस मस्जिद को क्या कहा जाता है? जामा मस्जिद कहा जाता है।
नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजी में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम कहते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, इमाम साहब। एक तरह से नेता होते हैं, उनके धार्मिक नेता होते हैं। इमाम साहब हर शुक्रवार को धर्म उपदेश देते हैं नमाज के बाद में। उसको कहते हैं बेटा खुतबा। उसको क्या कहा जाता है? खुतबा। आप कभी पढ़ना हिस्ट्री में, मिडाइवल में जब हम पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में, तो हर शासक के द्वारा, ज्यादातर हर शासक, सुल्तान जब शासक बनता है, शासक जब सुल्तान बनता है, तो इमाम साहब से वो खुतबा पढ़वाता है अपने नाम का। क्या पढ़वाता है? खुतबा पढ़वाता। ये वही खुतबा शब्द है। तो खुतबा शब्द, एक तो शुक्रवार के दिन इमाम साहब के द्वारा जो धर्म उपदेश दिए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? खुतबा कहा जाता है। मस्जिद की जो खंभों वाली कक्षा होती है उसको कहते हैं लीवान। जो मस्जिद होती है, जितने भी उसके पिलर्स होते हैं, जो उनकी चारों तरफ जो कक्षा होती है, उसको क्या कहा जाता है? लीवान कहा जाता है। मस्जिद के किबला के आखिर सिरे को ममसूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ममसूरा कहते हैं। एक बार हम देखेंगे ये किबला क्या होता है। तो किबला के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्या ऊपर नीचे हो गया, एक बार ये बताता हूँ। ये भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। तो नमाज के दौरान जो मुसलमान होते हैं वो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का कौन सी दिशा में पड़ता है? पश्चिम दिशा में। इसलिए मक्का की जो दिशा होती है उसको क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। अब आप वापस आइए। जो मस्जिद का जो किबला है उसका जो आखिरी सिर होता है उसको क्या कहा जाता है? मंसूरा कहा जाता है। मस्जिद के जो आंगन होते हैं उसको क्या कहते हैं? सहन कहते हैं। तो एक दो वर्ड है, आप थोड़ा बहुत ध्यान रखना बेसिक जानकारी के हिसाब से कि भाई मस्जिद की खंभों वाली कक्षा को क्या कहते हैं? लीवान कहते हैं। किबला क्या होता है कि साहब जो मक्का की जो दिशा होती है, जो भारत में पश्चिम दिशा, उसको क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। आंगन को क्या कहते हैं? सहन कहते हैं। उसके अलावा आप देखिए ये कि भाई जो मुसलमान होता है जो नमाज अदा करते हैं उस समय किस तरफ मुंह करके खड़े होते हैं? तो अपने पश्चिम भारत की जो मक्का वाले जो क्षेत्र है, जो मक्का है, मक्का जो पश्चिम दिशा में पड़ता है उस साइड मुंह करके खड़े होते हैं। और देखते हैं हम खिलजी तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। गुलामों को फारसी में कहा जाता है बंदगान। क्या कहा जाता है बेटा? बंदगान। ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है, नया आएगा। क्या कहा जाता है? बंदगान। तो आप ध्यान रखना, गुलामों को फारसी भाषा में क्या कहा जाता है? बंदगान कहा जाता है। तथा इन्हें सैनिक सेवाओं के लिए खरीदा जाता था। साथ ही उन्हें राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए जाते थे। उस समय के विद्वानों का कहना था कि सुल्तान के लिए योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे सभी बढ़कर होते थे। तो शासक के द्वारा जितने भी सुल्तान थे वो उस समय भाई गुलामों को खरीदते थे। गुलामों का मेन उद्देश्य था सैनिक सेवा। उनको कुछ राजनीतिक पद भी दिए जाते थे। आप देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम है। आप देखिए इल्तुतमिश एक गुलाम है। तो हम जैसे क्रम देखते हैं, आप कभी पढ़ना कि भाई मोहम्मद गोरी था, गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था उसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। ये पूरा क्रम चलता है। भाई गोरी ने किसको खरीदा था? ऐबक को। ऐबक ने किसको खरीदा? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने किसको खरीदा था? बलबन को। और बाद में कालांतरण में ये बड़े बड़े राजनीतिक पदों पे चल गए थे। और कहा जाता है कि गोरी के कोई औलाद नहीं थी, गोरी के कोई बेटा नहीं था। जब गोरी का अंतिम समय आता है, गोरी से कोई उनके जो दरबारी विद्वान थे वो पूछते हैं कि आपके कोई पुत्र नहीं है, मुझे बड़ा दुख होता है कि आपके बाद इतने बड़े साम्राज्य का शासक कौन बनेगा। तब गोरी एक ही बात कहता है कि भले मेरा कोई बेटा नहीं है लेकिन मेरे पास हजारों गुलाम है और वो मेरे हजार पुत्रों के समान है। और उन्हीं गुलामों में से एक गुलाम निकल के आता है जिसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है। इसके अलावा देखिए गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार नहीं होते थे। तो वही बात है कि भाई गुलाम जितने भी थे वो सारे के सारे किनके प्रति वफादार रहते थे? केवल अपने मालिकों के। लेकिन उनके आश्रितों या जितने भी उत्तराधिकार थे उनके वफादार नहीं रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं इक्ता व्यवस्था। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो खिलजी व तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों की सूबेदारी के रूप में नियुक्त किया। उसे क्या कहा जाता है? इक्ता कहा जाता है। उन इलाकों के क्या कहा जाता है बेटा? इक्ता कहा जाता है। तथा इन इलाकों को संभालने वाले अधिकारी को इक्तेदार या मुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्तेदार या मुक्ति कहा जाता था। इनका फर्ज था कि यह अपने इलाके में सैन्य अभियान का नेतृत्व करे, कानून व्यवस्था बनाए रखे। अपने सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में इक्तेदार अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। और लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था। इन लोगों को भाई इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए भी दिया जाता था। मुक्ति लोगों पर काबू रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो एक बार मैं समझाता हूँ इक्ता व्यवस्था क्या होती है। बेसिकली सिंपल सा समझाता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए, तो आप समझना इक्ता व्यवस्था क्या होता है। इक्ता व्यवस्था सिंपल सा था कि खिलजी और तुगलक शासकों के द्वारा जितने भी उनके सेनानायक थे उनको वेतन के बदले भाई सैलरी मिलती है काम करने के लिए, तो वेतन के बदले आप एक काम करो ना, भूमि का टुकड़ा दे दो, जमीन दे दो उनको। क्या दे दो?
जमीन दे दो, उसको क्या कहा जाता है, इक्ता कहा जाता है। वो जमीन का मालिक है, एक तरह से जमींदार है। वो क्या है कि जमींदार है। हम भाई राजस्थान में इस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं जमींदार। राजस्थान क्या, सब जगह यही कहा जाता है कि वो जमींदार है, सामंत है, उस जमीन का मालिक है, तो नाम क्या पड़ गया, जमींदार। अब वो जमीन से कैसे कमाएगा, कि जमीन से कुछ ना कुछ मान लो किसी किसान को देगा, वहां से जो उपजाऊ होगा उससे टैक्स प्राप्त करेगा। इसलिए जमींदार शब्द से एक शब्द निकलता है इक्तेदार, और एक और शब्द निकलता है, नाम क्या है, मुक्ति। तो ये दो ध्यान रखना कि भाई जमीन के बदले, वो सॉरी, सैलरी के बदले, वेतन के बदले उसको क्या मिलेगी, भूमि। उसको क्या बोला जाता है, इक्ता। वो जो उसका मालिक है उसको क्या बोला जाएगा, इक्तेदार। अब इन पे कंट्रोल करने के लिए, इन इक्तेदारों पर कंट्रोल करने के लिए इनके द्वारा अलग अलग नियम बनाए गए, अलग अलग शासकों के समय। अब कुछ जो नियम थे वो सिंपल सा था कि जो ये पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा बेटा, वंशानुगत नहीं होगा। और इन पे कंट्रोल करने के लिए इनका समय समय पर क्या होता था, ट्रांसफर भी किया जाता था। तो ये कौन सी व्यवस्था थी, एकता व्यवस्था थी। हालांकि ये स्थायी थी, बाद में इसको स्थायी कर दिया गया था। मुक्ति द्वारा एकत्रित किया गया राजस्व की रकम का हिसाब करने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले, तय संख्याओं के अनुसार सैनिक ही रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्हें भूमि के स्वामी, सामंतों, अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था। तो अलाउद्दीन के समय, अलाउद्दीन सारा का सारा कंट्रोल कौन कर लेता है उस समय, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, खुद के द्वारा किया जाता है। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया था। तो जितने भी स्थानीय, अलाउद्दीन के समय की बात है, अलाउद्दीन ने क्या करा, जितने भी सामंत थे, जितने भी जमींदार थे, इक्तेदार थे, उनको कहा कि भैया आप टैक्स नहीं लगाओगे, टैक्स केवल कौन लगाएगा, राज्य लगाएगा। बल्कि आपको खुद को भी टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और वो भी क्या होगा, कंपलसरी होगा। ये किसकी पॉलिसी थी, पूरी अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी थी। और देखते हैं हम, सुल्तान की प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत में नौकरी करने लगे थे। तो एक एक समय के कार्यकाल है। जब ये अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बनता है तो उसने सबसे पहले जमीनों की पैमाइश करवाई थी। पैमाइश आपने शब्द सुना होगा, पटवारी के द्वारा किया जाता है। आपके आसपास के जितने भी पट्टे होते हैं, जमाबंदी हम कहते हैं, सबसे पहले किसने करवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। उसने कहा कि यार जितने भी टैक्स होते हैं इसके लिए कोई डिपार्टमेंट तो बनाओ, रेवेन्यू बोर्ड तो होना ही चाहिए। आइडिया तो लगे कि कितना क्या पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो उसके लिए एक रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कर दी थी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके अलावा एक अधिकारी की नियुक्ति करता है और कहता है यार कुछ तहसीलदार नाम की भी तो कोई चीज होती है, कोई अधिकारी की भी नियुक्ति करो। तो वो किसने नियुक्त किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर कहा कि भाई हम टैक्स कैसे लेंगे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के कर लिए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितने प्रकार कर लिए थे, 3। पहला, कृषि पर जिसे खराज कहा जाता है, जो किसानों की उपज का लगभग कितना था बेटा, 50% था। जो टैक्स कृषि पे लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, खराज कहा जाता है। खिराज भी कहते हैं, खिराज। आप सिंपल से ध्यान रखना, खिराज कहा जाता है। जो कितना था, लगभग 50% था। और मवेशियों पे जो कर लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, चरी कर। और जो घरों पर कर लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, घरी कर। क्या कहा जाता है, घरी कर। तो आप सिंपल से जानना, देखो, मवेशी, मवेशी क्या करते हैं, चरने जाते हैं, तो उन पर ले लिया कौन सा, चरी। और घरों पर कौन सा ले लिया, घरी। ये किसने लिए थे, अलाउद्दीन। और कौन कौन से करते इस समय, एक था खिराज, जो अभी हमने पढ़ा। कृषि पर लगने वाला कर होता था, जिसका उत्पादन लगभग कितना था, 50% का होता था। एक होता था खुम्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बेटा, खुम्स। एक बार और बोलिए, क्या नाम है, खुम्स। लूट का धन होता था, जो सैनिक राजकोष के बीच में बांटा जाता था। तो एक मिनट समझो, अलाउद्दीन के द्वारा या सुल्तानों के द्वारा विभिन्न सैन्य अभियान किए जाते थे इस समय। आसपास के राज्यों को लूटा जाता था। तो सैनिकों को सिंपल सा कहा रखा था कि आप जाइए आसपास के राज्यों पर आक्रमण किए, लूट के आइए। तो जो लूट का जो भी माल आएगा, मान लो 100% माल आता है, लूट का कितना माल आ रहा है, 100% माल आता है। लूट के माल को कहते हैं हम खुम्स। क्या कहा जाता है, खुम्स। तो सुल्तान कहता था कि 100% में से 20% हिस्सा दे दो आप राजा को, सुल्तान को। बाकी कितना बच गया, 80%। ये 80% हिस्सा रखेंगे कौन, जितने भी वो सैनिक अभियान के लिए जा रहे हैं वो। सैनिकों को हम अभियान की सैलरी नहीं देंगे, एक काम कीजिए, जितना भी लूट का माल आएगा उस लूट के माल में से 80% सैनिक आपस में बांट लेंगे। बाकी कितना हो जाएगा, 20%। ये सारे के सारे जितना भी माल होता है उसको क्या कहा जाता है, खुम्स कहा जाता है। कई बार पूछा हुआ है, लूट का धन उसको क्या कहा जाता था, खुम्स। एक होता है जकात, मुसलमानों के लिए जो टैक्स लगता है धार्मिक, उसको क्या कहा जाता है, जकात। जकात क्या कहा जाता है, जकात। उसके अलावा एक कर होता है जजिया कर, जो आपने पढ़ाई होगा। आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताना जजिया कर क्या होता है, किन पे लगाया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली सुल्तान के अधिकार से बाहर था। दिल्ली भारत, दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें जीतने में सुल्तान की सेनाएं, जिन्हें जीतने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम रही।
स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक अपना अधिकार जमा तो लेते, पर वह अधिकार कुछ ही समय के लिए हो पाता था। तो आप देखना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत में अभियान तो किए गए। अब आप देखिए, दिल्ली से दक्षिण भारत बहुत दूर पड़ता है। अब सुल्तान की सेना कितने समय तक, लंबे समय तक तो वहां रह नहीं सकती थी। सुल्तान की सेना जैसे ही वापस दिल्ली आती है, भाई सुल्तान को खुद को भी डर लगता था कि अगर यार पश्चिम से आक्रमण हो गया, मंगोलों का आक्रमण हो गया, तो सेना तो खुद पूरी की पूरी दक्षिण में बैठी है, तो दिल्ली को कैसे सुरक्षित करेंगे। तो जैसे यहाँ से सेना वापस जाती थी, ये लोग वापस विद्रोह करते थे, खुद को स्वतंत्र घोषित करते थे। और होता ही है, आप देखिए, आप आधुनिक में पढ़ोगे, बंगाल, बंगाल का बार बार नाम आता है। बंगाल सबसे ज्यादा विद्रोह होते बंगाल में। कहां पर होते? बंगाल में। तो रीजन यही था, बंगाल की भौगोलिक दूरी कहां से थी? दिल्ली से ज्यादा थी। कोई भी सेना जब दिल्ली से बंगाल जाती थी, तब वहां पर कंट्रोल स्थापित कर लेती थी। लेकिन वापस वो जब दिल्ली आती थी, तो वापस बंगाल स्वतंत्र हो जाता था। उसके अलावा देखिए आप, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान, जिसको कहा जाता है ट्रांस अक्सियान, जिसको हम वर्तमान में कहते हैं आधुनिक उज्बेकिस्तान, इस पर हमला किया था। किसने? चंगेज खान के नेतृत्व में। कब हमला होता है? 1219 में। उसके बाद में चंगेज खान शीघ्र ही दिल्ली सल्तनत की ओर बढ़ता है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के कालों के आरंभ में ही दिल्ली पर मंगोलों के बड़े आक्रमण हुए। मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी थी। किस किस को? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को। हम देखते हैं मंगोलों के आक्रमण से क्या क्या उपाय किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली पर मंगोलों के कितने आक्रमण हुए? 2 आक्रमण हुए थे बेटा। कितने आक्रमण हुए? 2। एक तो होता 1299 से 1300 के मध्य, एक हुआ था 1302 से लेकर 1303 के मध्य। किसके द्वारा? मंगोलों के द्वारा। कितने आक्रमण हुए एक एक के समय? 2 आक्रमण। पहला कब? 1299 से 1300। दूसरा 1302 से लेकर 1303। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना खड़ी की। अपने सैनिकों के लिए एक फोर्ट बनाया था, नाम है सिरी। मैंने आपको बताया था, सिरी फोर्ट का निर्माण कौन करवाता है? अलाउद्दीन खिलजी करवाता है। एक शहर ही था जिसका नाम क्या है? गैरीसन शहर। सैनिकों को पेट भरने के लिए गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में किसानों की जो पैदावार था, उसका इतना कितना कितना हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था? तो 50%। जितने भी सैनिक थे, उनको कहीं ना कहीं से तो सैलरी वगैरह देनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या करा इसने? अलाउद्दीन ने टैक्स बढ़ाए थे। कहां पर? गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, वहां से किसानों से कितने परसेंट टैक्स लेता था? 50% टैक्स लेता था। नेक्स्ट देखते हैं। सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, नगद वेतन देने वाला जो पहला शासक था, उसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने दिल्ली में सैनिकों को कम कीमतों पर चीजें दिलवाने के लिए चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू करने वाला जो प्रथम शासक था, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने बाजार मूल्यों या नियंत्रण, जितनी भी कीमतें थी, उन पर कंट्रोल स्थापित किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। उसने कहा था, यार क्या ये मतलब, कहीं चीज 10 रुपए किलो मिल रही है, कहीं 100 रुपए, कोई फिक्स प्राइस नाम की भी कोई चीज होती है। तो वो पहला आदमी कौन था जिसने किसी चीज की जो चीजें थी, जितने भी उत्पाद थे, उनके मूल्य कंट्रोल किए थे, फिक्स किए थे? वो किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सरल रहे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की थी। और आज भी आप देखिए, हम देखते हैं कि वर्तमान में भी अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी सुधार कार्य हैं, आप कभी पढ़ना सुधार कार्य, उन सुधार कार्यों को अपनाया गया है। तो वर्तमान में जो इकोनॉमी चल रही है, इकोनॉमी शब्द आता है, अलाउद्दीन का मानना था कि अगर किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है, किसी भी राज्य को अगर आगे बढ़ना है, तो उसमें सबसे ज्यादा मजबूत या सबसे ज्यादा योगदान होता है इकोनॉमी का। इसलिए वो सबसे ज्यादा सुधार कार्य करवाता है। किसमें? इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में सुधार कार्य करवाता है। और देखते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक। थोड़ा चैप्टर बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को प्लीज अंत तक देखना। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा मंगोल से सल्तनत की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्रारंभिक वर्ष में सल्तनत पर हमला हुआ और मंगोल सेना परास्त हो गई थी। उसने ट्रांस अक्सियान, जो मंगोल क्षेत्र था, उस पर आक्रमण की योजना बना ली थी। इतिहास में यह पहला सुल्तान था दिल्ली का जो मंगोल इलाकों पर फतेह करने की योजना बनाता है। दिल्ली के पुराने शहर, जिसको हम कहते हैं दिल्ली ए कुना, क्या कहा जाता है बेटा? दिल्ली कुना के निवासियों को खाली करवाया गया था। वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद में भेज दिया गया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दौलताबाद। तो एमबीटी के द्वारा एक नई राजधानी घोषित की गई। दिल्ली के स्थान पर कौन सी बना दी गई थी बेटा? दौलताबाद। आप ध्यान रखना, ये दौलताबाद वही है जिसका नाम है देवगिरी। क्या नाम है बेटा? देवगिरी। तो अलाउद्दीन क्या नाम, एमबीटी के द्वारा दिल्ली के स्थान पर राजधानी कौन सी बनाई गई थी? देवगिरी। और नाम चेंज करके क्या कर दिया उसका? दौलताबाद कर दिया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट देखते हैं। सेनाओं को सेनाओं को खिलाने के लिए इलाकों से खाद्यान्न इकट्ठा किया। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में अतिरिक्त कर भी लगाए। लेकिन उसी काल में क्या बढ़ गया था? उसी क्षेत्र में क्या बढ़ गया था? उस समय अकाल पड़ गया था।
तो मोहम्मद बिन तुगलक एक बड़ी विशाल सेना इकट्ठी करता है। अब सेना की खाद्यान्न आपूर्ति के लिए उसने क्या करा, जितने भी गंगा यमुना के जो दोआब क्षेत्र थे, वो किसान थे, वहां पर टैक्स लगाए। लेकिन एमबीटी की किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी उसमें। इसका हर प्रयोग असफल ही रहता है। और एमबीटी के समय, उस समय जैसे ही वो टैक्स लगाता है, टैक्स में उसने लगभग 50% की वृद्धि की थी। उस समय ही गंगा यमुना का जो क्षेत्र था वहां पर क्या बढ़ गया था, अकाल पड़ गया था। और इसको खुद को अग्रिम राशि किसानों को देनी पड़ी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। इसने भी भाई सबसे पहले नगद वेतन देना, अलाउद्दीन के बाद में इसने भी नगद वेतन प्रारंभ कर दिया था। कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की तरह कागजी मुद्रा की तरह टोकन, जिसको हम कहते हैं सांकेतिक मुद्रा, चलाई थी। किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस शासक के द्वारा सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा, जो वर्तमान जो मुद्रा चल रही है, हमें सांकेतिक मुद्रा ही कहा जाता है, कागजी मुद्रा कहा जाता है, सबसे पहले किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। यह सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के बने थे। 14वीं सदी में के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। अपने सोने चांदी के सिक्के वह बचा कर रखते थे और अपने तमाम कर इन टोकन की मुद्राओं से वो चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। तो एमबीटी के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। इसने क्या करा, जो मुद्रा थी वो सोने चांदी के स्थान पर बना दी थी तांबे के सिक्के। किसके बना दी थी? तांबे के सिक्के। जैसे वो तांबे के सिक्के बनाते हैं तो जाली मुद्रा सर्वाधिक बनती है, तांबा आसानी से मिल जाता है। और कहा जाता है कि इतिहासकार थे बर्नी, क्या नाम बेटा? बर्नी। बर्नी तो कहता है कि दिल्ली के हर हिंदू के घर में टकसाल थी। बर्नी क्या कहता है? दिल्ली के हर हिंदू के घर में क्या थी? टकसाल। मतलब एमबीटी के काल में जितने भी दिल्ली क्षेत्र में जितने भी लोग थे, उनके द्वारा हर घर में नकली मुद्रा छापी जाती थी और सिक्के बनाए जाते थे। किसके? तांबे के। जो किसने चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। यह प्रयोग भी इसका सफल होता है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका हमला पूरी तरह विफल हो गया था। तो एमबीटी के द्वारा कश्मीर पर आक्रमण किया जाता है और कहते हैं इसको सफलता मिलती है। करीबन 2.5 लाख की सेना कश्मीर पर जाती है आक्रमण करने के लिए, सफलता प्राप्त करती है। कहते हैं जब सेना वापस लौट रही थी तो हिमपात हो जाता है और उस तूफान में 2.5 लाख में से केवल 3 सैनिक जिंदा रहते हैं। 3 सैनिक दिल्ली आते हैं। एमबीटी नाराज होता है, कहता है कि तुम तीनों कैसे बच गए? तीनों को फांसी की सजा देता है, इन तीनों को भी मार देता है। दुखी होकर कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रकार से इसके सारे अभियान ज्यादातर विफल होते हैं। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। उसने तुरान पर हमला करने का भी इरादा छोड़ दिया था। हमने तुरान तुरान वाला यही इलाका, उज्बेकिस्तान, जो मंगोलों ने जीता था, उस पर आक्रमण करने का भी इरादा उसने छोड़ दिया था। उसने विशाल सेना को भंग कर दिया गया। इसी बीच उसके प्रशासन संबंधित जो कदम उठाए गए उनमें कई परेशानियां भी पैदा होती है। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। टैक्स में वृद्धि तथा गंगा जमुना के दो आप के अकाल में विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई। मोहम्मद बिन तुगलक को अंततः सांकेतिक मुद्रा को क्या लेना पड़ा था? वापस लेना पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं। 15वीं व 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली व आगरा पर सैयद व लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानी समृद्धि राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान व राजपूत जैसी नई शक्तियां स्थापित होती है। आप देखना राजस्थान में, आप देखिए मेवाड़ एक बड़ी शक्ति स्थापित हो गई थी इस समय राणा सांगा के द्वारा। बाबर को चुनौती दी जा रही थी। आप देखिए उसके बाद में मुगलों को कंटिन्यू चुनौती मिलती है राजस्थान से। इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे थे तो परंतु शक्तिशाली थे। उनका शान बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। उनका शासन बहुत ही सुव्यवस्थित व कुशल तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी इसका एक बड़ा उदाहरण है। 1540 से लेकर 1545 के मध्य इनका शासनकाल रहा था शेरशाह सूरी का। बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम करना प्रारंभ किया था और आगे चलकर इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से लेकर 1540, 1555 से लेकर 56 तक कंटिन्यू उसको चुनौती देता है। इवन चुनौती नहीं देता, उसको 2 युद्धों में पराजित करता है। बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध। दोनों युद्धों में कौन पराजित करता है? शेरशाह सूरी। और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, एक नया साम्राज्य स्थापित करता है, उसका नाम है सूर साम्राज्य। सूर साम्राज्य जो जितना सूरी वंश था वो केवल 15 वर्ष तक राज करता है। 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया था। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाली कई तरीकों को अपनाकर उसने बड़े चुस्त बना दिया था। महान सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था को ही अपनाया था। तो भारत में देखिए आप, शेरशाह सूरी के द्वारा सबसे पहले मुद्रा प्रणाली, हालांकि मुद्रा प्रणाली सांकेतिक मुद्रा चला दी थी एमबीटी ने, लेकिन मुद्रा जिसको हम कहते हैं रुपया, सबसे पहले किसने चलाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था, जो कालांतर में आगे जाकर एक बड़ी इकोनॉमी के रूप में तैयार होता है और बाद में इसको फॉलो कौन करता है? महान सम्राट अकबर करता है। ये आपके भाई अध्याय
कंप्लीट होता है। आज थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, पर करे क्या, कंटेंट भी ज्यादा था, इस कारण वीडियो को अंत तक देखना। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।